Jai Hind, my dears. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. So, आज हम जो है ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोग को जो दे रहे थे उसी का हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से समझने का, है ना। जो भी क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पे टिक लगाएंगे। जैसे ये देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मशीनरी मैक अस स्लैब एंड वी लॉस आवर। देखिए मशीनरी मतलब क्या होता है, मशीन होता है। आप लोग को तो पता है मशीनरी मीन्स क्या होता है, मशीन होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मशीन जो है, मशीन हमें गुलाम बनाती है। स्लैब्स मीन्स क्या होता है, गुलाम। एंड वी लॉस आवर, और हम लोग अपना क्या खोते हैं। आप ही बताइए भाईजान, एक बात आप बताइए कि मशीन जो है हमें गुलाम बना रही है। आज हम मशीन के सारे काम कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें महात्मा गांधी का ये जो बुक का जो दिया हुआ है इसमें महात्मा गांधी बताया है कि मशीनरी मैक्स अ स्लेव एंड वी लॉस आवर। मशीनरी हमें गुलाम बनाती है और हम लोग कुछ खोते हैं। तो वो क्या खोते हैं, तो भाईजान इसमें 4 ऑप्शन है। मोर फाइबर, ऑन स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजी, कैरेक्टर। देखिए पहला है मोरल फाइबर। मोरल फाइबर का मतलब होता है नैतिक गुण, जिसको हौसला कहते हैं। दूसरा है ऑन स्ट्रेंथ। ऑन स्ट्रेंथ मतलब होता है खुद की ताकत। तीसरा है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है, आइडियोलॉजी इसको पढ़ा जाता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। और चौथा टॉपिक है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र। तो आप लोग इसको, अगर ये चैप्टर आप पढ़े होंगे, बुक अगर पढ़े होंगे, तो आपको ध्यान होगा अंदर की बात। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 काम करेगा। ऑप्शन नंबर कौन काम करेगा, 1, है ना। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि मशीनरी मैक अ स्लैब एंड वी लॉस आवर, यानी मशीन हमें गुलाम बनाती है और हम अपना नैतिक गुण को, यानी मेरा जो हौसला है उसको खोते हैं, उसको लॉस करते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, टिक मार लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं शुरू से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप। कहने का मतलब आधुनिक सभ्यता। मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है आधुनिक सभ्यता। ध्यान से इसको देखने का और समझने का कोशिश कीजिएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। देखिए मेनली मतलब होता है मुख्य रूप से, और वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। तो अब देखिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से किसकी पूजा करती है। तो आप बताइए आधुनिक सभ्यता जो है मुख्य रूप से किसकी पूजा करती है। तो ऑप्शन नंबर हम रीड कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर हम पहला रीड कर रहे हैं, आइडल्स। आइडल्स का मतलब होता है प्रतिमा की, यानी पहला ऑप्शन है प्रतिमा की पूजा करती है। या मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, कोई भी वस्तु सामग्री हो। आर्ट्स का मतलब होता है कला, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। तो भाईजान इसमें ऑप्शन 4 है। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मुख्य रूप से किसकी पूजा करती है। तो इसका आंसर होगा आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। तो आज का डेट तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज का डेट जितना भी लोग हैं मेन रूम से, जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन का पर्सन है, वो सारा राजनीतिक का गुण गाते हैं। यहाँ तक अब छोटा छोटा बच्चा चाहता है कि हम राजनीतिक में जाए और अच्छा खासा नाम कमाए, अब बढ़िया कार पे चढ़े, लग्जरी कार पे चढ़े, है कि नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है 8 नंबर का।
8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, भारतीय सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। आप लोग को ये चीज़ तो हम बता चुके हैं, तो आप लोग खुद ब खुद इसका आंसर बता सकते हैं कि नहीं। तो अब लोग बता दीजिए जल्दी, कमेंट में हमको बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी हो गया है ना। चलिए इसी तरह इजी क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, बहुत इजी। और हम कोशिश करेंगे कम से कम, जैसे अभी आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे एक चैप्टर का, है ना। तो हम और कोशिश करेंगे कि और 5, 6, 7 यानी कम से कम 30-40 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर का बताने का, यानी बुक के अंदर का जो भी सवाल होगा वो भी हम बताने का कोशिश करेंगे। बशर्ते आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और हर इंग्लिश का हिंदी मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। देखिए आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब आधुनिक सभ्यता किस पर आधारित है कि नहीं। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि आधुनिक सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन मतलब तो जानते हैं सभ्यता होता है, अब बेस्ड मतलब होता है आधारित, यानी आधुनिक आज का जो यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है यह किस पर आधारित है। आप लोग खुद ब खुद आंसर दीजिएगा। पहला है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब जानते हैं क्या होता है, जिस पे राजा का शासन होता है ना। दूसरा है मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। भौतिकवाद का मतलब समझ जाइएगा जो हमारे नेचर से रिलेटेड होता है। और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है डिससेटिस्फेक्शन, यानी असंतोष, असंतुष्टि जिसको कहते हैं। और चौथा है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो आज आप तुरंत बता सकते हैं इसका मतलब क्या कह रहा है, यानी ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। अब बताइए गांधी जी का तो समय नहीं है जो हिंसा मतलब क्या कहते हैं, गांधी जी वो भी किस पे मतलब विश्वास करके आगे बढ़ते थे, हिंसा तो वो भी नहीं करते थे, मतलब अहिंसा पे। तो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है किस पर आधारित है, अहिंसा पर, मतलब नॉन वायलेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कह रहे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, कहने का मतलब ये बुक का नाम है। देखिए पहला चैप्टर जो है आप लोग का, पहला चैप्टर ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन, है कि नहीं। तो इंडियन सिविलाइजेशन में जो है उसमें जो महात्मा गांधी के बारे में जो बताया गया होगा, तो उसके नीचे देखिएगा महात्मा गांधी का जो जीवनी दिया गया है उसके नीचे देखिएगा लिखा होगा माई एक्सपीरियंस, यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन बुक लिखा गया था और उसमें जो है महात्मा गांधी का क्या बताया गया था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरी जो ये क्या कहते हैं, मेरी प्रयोग सच्चाई के साथ जो था, ये बुक का नाम है। तो इसमें महात्मा गांधी क्या लिखा था, स्टोरी लिखा था या वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था यानी आत्मकथा लिखा था या नोवेल लिखा था। और 5वां नंबर आपका ऑप्शन है बायोग्राफी। बायोग्राफी इसमें यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में देखिएगा बायोग्राफी है ना, दिया है ना डी नंबर में। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आप लोग को, बायोग्राफी दिया हुआ है। तो अब आते हैं 10 नंबर का, यहीं पे देखिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये आपका ऑटोबायोग्राफी है, यानी ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन काम किया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज क्या है, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी है ना, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो 11 नंबर में कहता है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन,
कहने का मतलब समझ जाइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉज मोर अ का मतलब क्या हो, मोर मतलब होता है अधिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर मतलब जानवे करते होंगे नेता होता है, देन ए पॉलिटिशियन मतलब जितने भी राजनेताओं हैं, जो नेता है यानी वह राजनेताओं से अधिक आध्यात्मिक नेता कौन थे। तो आप लोग को पता होगा सबसे आध्यात्मिक नेता कौन थे। आप लोग तो तुरंत बता दीजिएगा हमको, तो जितना जल्दी हो सके आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में। तो आपको हम कहना चाहेंगे आप बताइए, यानी जितने भी राजनेता थे उसमें से सबसे आध्यात्मिक नेता कौन थे। पहला ऑप्शन नंबर दिया है जवाहरलाल नेहरू कि लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है मोहनदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में क्या है लोकमान्य तिलक। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब उसका स्टोरी जब पढ़िएगा चैप्टर में जो महात्मा गांधी का डिटेल है उसमें दिया गया है इस चीज को कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। जितने भी राजनेता हैं उसमें से सबसे आध्यात्मिक नेता, सबसे अधिक आध्यात्मिक नेता कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। हम रीड करते हैं विच। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा आप लोग, सिविलाइजेशन के जगह पे CFVFIIZATI कर दिया है। तो हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा मिस कर दिया है कंप्यूटर से लिखने में, तो मिस तो सबसे होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम मतलब रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग को परेशानी है तो हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि सर यहाँ मिस हो गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कौन ऐसे सिविलाइजेशन है जिसको पूरी दुनिया में खत्म नहीं किया जा सकता है, यानी खत्म नहीं होगा, यानी कभी नहीं वो खत्म होगा। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी कौन से ऐसे सभ्यता है जो खत्म नहीं हो सकता। तो आप बताइए कौन होगा? ग्रीक तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ग्रीक दिया है, ग्रीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है इंडियन, भारतीय। तीसरा दिया है फेरो। चौथा दिया है आपका चाइनीज। क्या दिया है? चाइनीज। तो अब बताइए कौन सा होगा ये चारों में से? जल्दी जल्दी फटाफट आप कमेंट में हमको आंसर बताइए। आप लोग को तो पता चल गया होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन। यानी भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो हमारे वर्ल्ड में, हमारे इस धरती पे, हमारे इस दुनिया में कभी नहीं खत्म हो सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री में आप जाइए हमारे देश के लोग वहाँ नमस्ते जो करते हैं सिर झुका के करते हैं, है कि नहीं। चाहे हमारे देश के कोई भी महान पर्सन हो, कोई भी फेमस हो, तो वो सिर झुका के उसको नमन करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। एक और बात हम आप लोग से कहना चाहेंगे, हमारे देश में या हमारे यहाँ या हमारे गांव में या हमारे शहर में जो भी लोग आते हैं या जो गेस्ट के रूप में आते हैं उसको हम लोग भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग उसको भगवान मानते हैं। मेहमानों को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा 12 नंबर तक। 13 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में है हु इमेजिन्ड दैट he will avoid the mistakes of Greece and Rome। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या कह रहा है। इमेजिन दैट he will avoid का मतलब क्या होता है? अनदेखा कर देना। avoid the mistakes of ग्रीस एंड रोम।
देखिए क्वेश्चन का हिंदी कह रहा है किसने सोचा था, सॉरी सोचा नहीं था, यानी कल्पना करना का मतलब वही हुआ, थॉट करना। किसने सोचा था कि ग्रीस और यानी ये ग्रीस और रोम जो है ये गलतियों से बचेंगे, यानी ये ऐसा थॉट करने वाला कौन था। तो हम लोग ऑप्शन को रीड करते हैं, आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन, बी है चाइनीज, सी है जापानीज और डी है यूरोपियन। तो अब बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्या कहना चाहता है, यानी किसने सोचा था कि ग्रीस और रोम जो है गलतियों से बचेंगे। तो ये पहला देश सोचने वाला था जापानीज। कौन था? जापानीज। इसको ध्यान से देखिएगा, इमेजिन करने वाला जो कंट्री था, यानी कोई भी देश का जो गलती, अगर कोई भी देश से गलती हो जाता है, अगर कोई देश गलती करती है, उसका इमेजिन करने वाला, कल्पना करने वाला, सोचने वाला, उस गलती यानी जो गलती किया था रोम और ग्रीस, उसका कल्पना करने वाला कौन देश था? तो जापानीज था। कौन था? जापानीज। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है, तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करेंगे समझने में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझिएगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। देखिए प्लेन लिविंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्लेन मतलब होता है सादा, और लिविंग मतलब होता है जीवन, एंड हाई थिंकिंग का मतलब होता है उच्च विचार, है ना। इज द मोटो ऑफ यानी किस विचारधारा का है, यानी ये जो वाक्य है कह रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस विचारधारा का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेस्टर्न फिलोसफर, या ये ईस्टर्न फिलोसफर, या नॉर्थ फिलोसफर, या नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो आपको हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पश्चिमी देश के जो भी दार्शनिक है उन्होंने इसमें बताया था सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श वाक्य। यही मतलब इसी देश के लोग ने बताए थे, यानी वेस्टर्न फिलोसफर जो थे, जो पश्चिमी दार्शनिक के लोग थे, वहीं के ये पर्सन बताए थे। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर लिखे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है रीड करते हैं। कह रहा है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। कहने का मतलब क्या? सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? बलिदान, त्यागना। सोल का मतलब क्या होता है? देखिए सोल एम ऑफ आवर, यानी सोल एम का मतलब एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य। एम मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य जिसको कहते हैं। सोल का मतलब होता है एकमात्र उद्देश्य, यानी बलिदान ही एकमात्र उद्देश्य है। तो इस तरह का बात जो कहा था, ये किस मतलब कहाँ का रहने वाला पर्सन था जो कहा था, यानी कौन कहा था? एक तरह से कहा जाए कौन कहा था। पहला ऑप्शन है आपका फिलोसफर, या फार्मर्स, या रिहिस, यानी इसको रिहिस नहीं है, इसको रिहाइस बोल सकते हैं, इसको रिहाइस बोल सकते हैं या रिहिस बोल सकते हैं, है ना। रिहिस भी इसको रीड कर सकते हैं। देखिए सी जो है इसको आप रिहिस भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर है डी साइंटिस्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, सेक्रीफाइस यानी त्याग जो किया था, यानी बलिदान जो दिया था, इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी चीज़ रहने का स्थान को ही लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसका सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी दार्शनिक नहीं हो सकता है, फार्मर नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो समझ में आ गया होगा कौन होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, रिहिस। साइंटिस्ट भी नहीं होगा, वैज्ञानिक होता है साइंटिस्ट मीन्स, है ना, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे डियर्स
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी ये इजिप्ट का जो शासक था वो कौन था। क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए होंगे। इजिप्ट के शासक कौन थे, अमेरिकन्स थे या अफ्रीकन्स थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अमेरिकन्स थे या अफ्रीकन्स थे या ईरानी के लोग थे, यानी ईरानियंस बोल सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन है आपका फेरोज। तो कौन सा आंसर होगा, आप लोग हमें कमेंट में जल्दी बताइए। देखिए इसमें यानी इजिप्ट का शासन तो फेरोज है सब दिन से। देख लीजिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी काम कर रहा है आपका, फेरोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर में, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। कहने का मतलब ये हुआ सभ्यता के विकास की अवस्था क्या है, यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका अगर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसकी क्या अवस्था है, यानी कौन सा स्टेट है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए है पीपल, लोग हैं, या जानवर हैं, या बर्ड हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो आप लोग खुद बता सकते हैं। कोई भी अगर सभ्यता का डेवलपमेंट चाहते हैं, जानवर तो नहीं न करेगा जी, है जी, बर्ड भी तो नहीं न करेगा, चाहे कोई नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु तो नहीं न करेगा, कौन करेगा। आप लोग तो खुद आंसर बता सकते हैं, जल्दी कमेंट में बताइए, डू फास्ट। देखिए ऑप्शन नंबर ए काम कर रहा है, पीपल। देखिए लोग ही ना समाज का विकास करता है। मान चलिए अगर आपके समाज में गंदे लोग आ जाएंगे तो आपका समाज गंदा होगा ना। जानवर गंदा आ जाएगा तो उसको मार मार के आप सही कर दीजिएगा, 2 दिन भूखा रखिएगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन जानवर ये क्या कहते हैं, लोग को आप भूखा रखिए, कुछ रखिए, अगर उसका डिसिप्लिन बिगड़ गया, वो चरित्रहीन हो गया, उसको कत्तो सुधारिएगा, सुधरेगा जल्दी नहीं सुधरेगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेगा उठेगा तब ना समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, ए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है, इधर देखिएगा। हाँ गिवन, देख लीजिए यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है गिवन इज एसोसिएटेड विथ। देखिए गिवन जो है इसको गिवन भी बोलते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ या ना किसी के साथ होना। अब बताइए माय फ्रेंड, कह रहा है गिवन जो है ये किसके साथ है, गिवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, इटली जुड़ा हुआ है, या स्वीडन जुड़ा है, या रसिया जुड़ा हुआ है, या अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कौन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा, या डी, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, कौन होगा जल्दी बताइए हमको कमेंट में। आप लोग नहीं बता रहे हैं। देखिए गिवन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इसका राइट आंसर आपको कौन होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा इटली। कौन जुड़ा हुआ है, इटली। राइट आंसर क्या होगा, इटली। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टिक लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम रीड करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। भारत के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोप के जो सभ्यता है उसका मतलब क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यूरोपियन यानी यूरोप का जो सभ्यता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है आगे में, इसीलिए परेशानी होता है। कह रहे यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता का क्या मतलब है।
यानी किसी का, यानी कह रहा वांट चाहना कि रहना, क्या होगा बोलिए, रियल होगा या रियून होगा। रियून मतलब होता है, देखिए रियून का मतलब होता है, इसको रियून पढ़ा जाता है, रियून का मतलब होता है बर्बाद। तो इसका मत बताइए आप, क्या बताइए, भारत यानी यूरोपियन का सभ्यता जो है, भारत भारत में उसका क्या मतलब होगा, यानी भारत के लिए क्या होगा, मतलब क्या होगा, बर्बाद कर देना। यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, रियून। रियून का मतलब होता है बर्बाद, यानी खंडहर। यानी यूरोप का सभ्यता जो है हमारे देश के सभ्यता को बर्बाद कर सकती है। अगर यूरोप का सभ्यता को अपनाएगा तो हमारा देश का सभ्यता को पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो भाईजान हमें जरूर कमेंट में बताइए, तब ना हमको समझ में आएगा कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, क्या आधार है सिंपल यानी सादा जीवन और उच्च विचार, क्या इसका क्या आधार है। भारतीय सभ्य यानी अमेरिकन सिविलाइजेशन आधार है, या इंडियन सिविलाइजेशन आधार है, या यूरोपियन सिविलाइजेशन आधार है, या नन ऑफ दीज है। बोलिए कौन होगा, जल्दी बताइए हमें कमेंट में, इस चारों में से कौन होगा, जल्दी बता दीजिए। चलिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, गलत बात है, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सादा जीवन उच्च विचार किस पर आधारित है, बेस क्या है इसका, कहाँ, ये जो हमारा सभ्यता जो है, ये सादा जीवन, हम लोग का जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, कहाँ पे हो सकता है भाई, हमारे ही देश में होगा, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता ही एक ऐसा बेस है जिस पर जो सोचता है यहाँ के लोग कि सादा जीवन उच्च विचार, मतलब साधारण जीवन जियो और विचार अच्छा रखो, है ना, दूसरे के प्रति अच्छे सोचो, अपना प्रति तो अच्छा होना ही चाहिए बट दूसरे के प्रति अच्छा होना चाहिए। देखिए एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर किसी के आँखों में किसी के लिए सुंदरता अगर देता है तो समझिए कि अच्छे वो नहीं है, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने का अवसर आपको मिला है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 20 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 हम रीड कर रहे हैं, कह रहा है इंडियन ग्लोरी इज दैट, यानी इंडियन ग्लोरी इज दैट। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये है 21, यानी भारत की शान शौकत क्या है, रुका हुआ है यानी मूवेबल है, इमूवेबल है या मूवेबल है, या अनसिविलाइज्ड है, या ऑप्शन नंबर चौथा इग्नोरेंट है। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए यहाँ है इग्नोरेंट, कौन सा होगा जल्दी बताइए। देखिए आप लोग को पता होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था इंडियन सिविलाइजेशन का, उसमें बताए थे कि हमारा जो शान शौकत है वो क्या है, भारत का जो शान शौकत है, यानी क्या कहा जाए एक तरह से, उसका जो शान है वो क्या है, दृढ़ है, इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है दृढ़, क्या मतलब होता है, दरी का ढ, क्या होता है, दृढ़, समझ में आ गया होगा। इमूवेबल का मतलब होता है दृढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए। मूवेबल का मतलब क्या होता है, मूवेबल का मतलब होता है जो मूव करता है इधर से उधर, है ना, यानी वो चल फिर सकता है एक तरह से, क्या जाए, हम लोग का चल फिर नहीं सकता, हम लोग का जो शान शौकत है एकदम रुका हुआ अचल है, स्थिर है, जिसको दृढ़ कहते हैं। अनसिविलाइज तो होगा नहीं, अनसिविलाइज का मतलब क्या होता है, असभ्य, समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोग से एक बात हम कहना चाहेंगे, शिक्षा का मतलब होता है अच्छे से ज्ञान अर्जित करना, शिक्षा का मतलब होता है अच्छे से ज्ञान अर्जित करना, ना कि नौकरी पाना, क्योंकि अगर शिक्षा का अर्थ नौकरी पाना होता तो आज हमारे देश में सिर्फ नौकर ही पैदा लेते, समझ गए। तो इसीलिए शिक्षा का अलग मीनिंग नहीं लिखाइएगा, शिक्षा का मतलब होता है अच्छे से नॉलेज लेके अच्छा काम करना, है ना, लोगों के लिए, चाहे अपने के लिए या समाज के लिए करते हैं तो आपका नाम होगा देश में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहना चाहता है, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी राजनीतिज्ञ है, उसमें अगर तुलना किया जाए, देखिए स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, देन का मतलब होता है से, देन मतलब क्या होता है से, यानी जो भी पॉलिटिशियन होगा उससे, यानी तुलना कर रहा है दोनों के बीच। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 22 में देखिए, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है, ऐसा ना। देखिए वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है। ऑप्शन नंबर जो इससे पहले जो था इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग दिया था, थोड़ा बहुत चेंजेस था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कह रहा है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब जितने भी राजनीतिज्ञ है उसमें से सबसे बढ़िया आध्यात्मिक लीडर कौन था। तो भाईजान ऑप्शन नंबर ए है नेहरू, या सरदार पटेल, या महात्मा गांधी, या इंदिरा गांधी। तो आप लोग खुद जल्दी बता दीजिए आंसर इसका कौन सा होगा। देखिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो हम इतना बताए हैं तो बहुत हद तक आप लोग को समझ में आए। ऑप्शन नंबर सी, देखिए आप लोग का कमेंट आ रहा है, जितना फास्ट कमेंट आएगा हमको खुशी होगा कि आप लोग रीड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोग रीड नहीं करते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए कि सर आप हिंदी इसका अच्छा से बोलिए, तो हम हिंदी आपको ज़रूर बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें कमेंट में ये हमको लिखिएगा, सर इसका हिंदी जो है हर एक वर्ड का हिंदी बताइए, तो हम आप लोग को वादा करते हैं कि हम ज़रूर बताएंगे इसका हिंदी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, यानी 22 का क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी महात्मा गांधी। सबसे आध्यात्मिक लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या किया है, मैं उसमें क्या था ऑटोबायोग्राफी है ना, ये ऑटोबायोग्राफी हम बताए थे इससे पहले जो भी क्वेश्चन था। अभी देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, सच्चाई से जो जुड़ा हुआ मेरा एक्सपेरिमेंट है, इसको किन्होंने लिखा है, यानी किन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए है नेहरू लिखा था, कि महात्मा गांधी लिखे थे, या मौलाना अबुल कलाम जी लिखे थे, या सरदार पटेल लिखे थे। तो भाईजान हमके कमेंट में बताइए कौन लिखे थे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके कमेंट में बताइए। आप लोग जरूर जानते हैं। वेरी नाइस, सबका कमेंट आ रहा है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से समझने का कोशिश किया, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर, द माइंड इज, माइंड मतलब जानते हैं मन होता है, दिमाग होता है। कर द माइंड इज रेस्टलेस का मतलब जानते हैं क्या होता है, जो आराम करता है, यानी एक तरह से क्या कहा जाए, जो रेस्टलेस का मतलब आराम करना नहीं, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा। द माइंड इज रेस्टलेस, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, लेकिन यहाँ रेस्टलेस है, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, है ना, जो आराम नहीं करता है। रेस्टलेस द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कहने का मतलब ये हुआ मन बेचैन है, जितना अधिक चाहता है उतना अधिक प्राप्त करता है। इसमें से कौन होगा, बर्ड होगा कि डॉग होगा कि कौ होगा या मंकी होगा। देखिए सबसे पहली बात बर्ड के बारे में भी नहीं बताना चाहेंगे, बी से बताना चाहेंगे। डॉग तो अधिक से अधिक नहीं चाहता है कि हम आगे कुछ अति करें, है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कौ भी नहीं, मंकी भी नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए काम करेगा, क्योंकि देखिए बर्ड क्या होता है, ये आपका बुक में दिया हुआ है कि द माइंड इज रेस्टलेस, यानी उसका जो मन होता है पक्षी का, वो बेचैन होता है ना, और जितना अधिक चाहता है उतना अधिक वह प्राप्त कर सकता है। देखते हैं अगर कभी वर्षा होती है तो देखिएगा गिद्ध जो है आसमान में, जब बारिश होने का टाइम आता है तो देखिएगा गिद्ध जो है आसमान में मंडराने लगता है, जानते हैं वो चुनौती देता है कि आ हमसे टकरा, है ना। तो इसी तरह हमारा मुसीबत होती है, मुसीबत से हमको जो है हर हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो माय डियर्स ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को,
तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में है, हम रीड करते हैं। कह रहा द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। कहने का मतलब ये हुआ, यूरोप को लोगों के आदमी जो हैं वो लिखावट उसके पाठ से लिखता है। यानी जो लिखता है, जो राइटिंग करता है, किसके लेसन से लिखता है? यूरोप के आदमी किसके लेसन से सीखने का कोशिश करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है जर्मनी या ब्रिटेन या ग्रीस, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है स्पेन। ऑप्शन नंबर डी नीचे में है, स्पेन दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ऑप्शन डी क्या है? स्पेन। क्या है? स्पेन। तो अब बताइए चारों में से कौन सा होगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके हमें बताइए। देखिए जो भी हमारे यूरोप के लोग हैं वो सीखते हैं लिखने के लिए किसके लेसन से? ये सीखते हैं ग्रीस और रोम के, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन काम करेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी में आप लोग टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे अगले क्लास में, यानी आपका जो है एक्सरसाइज 2 यानी रेनबो पार्ट 2 का ही एक्सरसाइज 2 जो है भारत इज माय होम, उस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज इतना ही क्लास। जय हिंद, थैंक यू।